भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट सेकंड लेवल विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन। इसके अंदर अपन बात करेंगे, आपका टॉपिक है मुगलों की आर्थिक दशा और पहला प्रश्न है आपके सामने। मुगल काल में भूमि की माप की इकाई होती थी तो क्या होती थी साहब? गज ए सिकंदरी होती थी। 2 नंबर में देखिए, जब्ती जो भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? उपयुक्त सभी आयने, देयशाला, टोडरमल बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली के नाम से। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? 1582 में जब्ती प्रणाली शुरू हुई थी। घर पर लगाने वाला कर क्या कहलाता है? घर पर लगाने वाला कर है ये घरी कर कहलाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर में, औरंगजेब के कौन राजस्व विषयक कार्य मुगल साम्राज्य के लिए भयंकर रूप से विनाशकारी सिद्ध हुआ? तो क्या सिद्ध हुआ था? ये है जजिया का पुनर्रोपण और हिंदू और मुसलमान व्यापारियों पर धार्मिक भेदभाव के आधार पर अलग अलग दरों से कर लगाना। तो इसके अंदर उपयुक्त 1 और 2 यानी 1 और 2 जो है वो सही है। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, मुगल कालीन कृषि जन्य स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक स्रोत सर्वाधिक उपयोगी है? सर्वाधिक उपयोगी है तो ये देखिए, आईने देयशाला। नेक्स्ट है, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था आधुनिक कृषि व्यवस्था से मूलतः निम्नलिखित किस रूप से भिन्न है? तो किस रूप से भिन्न है? कृषि ऋण प्रदान करना तथा लगान में छूट। मुगल काल में फसलों के रूप में निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप फसल चक्र में क्या उल्लेखनीय परिवर्तन आया? तो क्या उल्लेखनीय परिवर्तन आया? तो देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है तंबाकू। 9 नंबर में देखिए, मुगल साम्राज्य को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे भयंकर दुर्भिक्ष अकाल है, ये कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? दक्कन तथा गुजरात में 1630 से 32 का अकाल। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, अकाल या दुर्भिक्ष के दौरान अकाल सहायता प्रदान करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था साहब? अकबर। 11 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में उपलब्ध निम्नलिखित किस प्रकार की भूमि से राज्य को कोई भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था? तो कौन सी प्रकार की भूमि से प्राप्त नहीं होता था? सरयुगाल भूमि। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है, जिसे प्राय टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है? तो किससे है? जब्ती प्रणाली। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? पोलज भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, जमींदारी और रैयतवाड़ी ग्रामों के मध्य क्या मुख्य अंतर है? तो मुख्य अंतर है 2 नंबर का इसमें सही है। जमींदारी ग्रामों में वास्तविक कृषक भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी होता है, और जबकि ये रैयतवाड़ी गांवों के संदर्भ में है, जबकि जमींदारी गांवों में भू राजस्व की वसूली जमींदार एजेंसी के स्वरूप की जाती है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, देश के विभिन्न भागों में जमींदार को निम्नलिखित में से किस नामों से अभिहित नहीं किया जा सकता था? तो देखेंगे 15 नंबर का आपका प्रश्न है, और 15 नंबर के प्रश्न में देखिए आप 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका है महाराजा, नायक और सरदेश मुख। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे, मुगल साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों का सुधार करने के लिए शाहजहां ने निम्नलिखित में से कौन से उपाय नहीं किए? तो कौन से उपाय नहीं किए? तो देखेंगे चौथा नंबर का ऑप्शन है, जागीरों का आवंटन केवल बड़े जमींदारों तक सीमित कर दिया। अब 17 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, इनाम भूमि अनुदान या जागीर विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। इनामदारों
और जमींदारों में अधिकारों या शक्तियों की दृष्टि से क्या प्रमुख अंतर था? तो प्रमुख अंतर जो था, ये 2 नंबर का ऑप्शन सही है। इनामदारों के न तो कोई प्रशासकीय दायित्व होते थे और न उन्हें मनसब प्राप्त होता था। अब देखिए आपका 18 नंबर का प्रश्न, औरंगजेब की दक्कन नीति की समीक्षा करते हुए जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि स्पेन के नासुर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया और दक्षिण के या दक्कन के नासुर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। तो देखेंगे इसमें 18 नंबर में आपका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दक्षिण के युद्धों ने गृह युद्धों का रूप ले लिया और मुगल मराठा युद्धों का केवल अतिरिक्त संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तार था। दक्षिण में अनवरत युद्धों के कारण मुगल सेना का नैतिक मनोबल टूट गया, यानी उपयुक्त सभी है इसके अंदर। 19 नंबर का प्रश्न देखें आप, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की विधाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी, तो क्या प्रचलित थी? जब्ती प्रणाली। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु थी, तो क्या थी निर्यात की जाने वाली वस्तु? तो देखेंगे 3 नंबर में अनाज और सूती वस्त्र, 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल में केम्बे गुजरात व बंगाल की पहचान किस रूप में की जाती है? तो किस रूप में की जाती है साहब? भारत के निर्यात के प्रमुख केंद्र थे ये। 22 नंबर का प्रश्न है, राजा की निजी भूमि जिसका प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान की ओर से होता था वो क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। अब 23 नंबर में देखिए, भूमि का वह भाग जिसे राजा अपने सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले में देता था, तो 23 नंबर में है क्या? जागीरी भूमि। अब देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है, तो 24 नंबर के प्रश्न में अपन बात करें तो देखिए, मुगल काल में भूमि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुगल काल में भूमि को उपयुक्त सभी के नाम से यानी भोग हासिल लगान के नाम से पुकारा जाता था। 25 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर द्वारा शुरू किया गया जागीर का प्रकार था, तो क्या प्रकार था साहब? अलतमगा प्रकार था। 26 नंबर में देखेंगे, सुमेलित करना है, सुमेलित युग्म आपको देखना है, तो 26 नंबर में उपयुक्त सभी है, यानी सिकंदर लोदी है, ये सिकंदरी गज चलाई थी इसने, अकबर ने इलाही गज चलाई थी और अकबर ने तनब और जरीब का भी क्या किया था? इस्तेमाल किया था, यानी उपयुक्त सभी है। 27 नंबर का प्रश्न, दयसाला प्रबंध का अन्य नाम क्या है? तो क्या है साहब? करार ए दयसाला, आईन ए दयसाला, टोडरमल का बंदोबस्त, यानी उपयुक्त सभी है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कौन था साहब? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न, कौन सा कर मुगलकालीन शासकों के आर्थिक संगठन का आधार था? तो 29 नंबर में है 2 भूमि कर। अब देखिए 30 नंबर में, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन आपको देखना है और सत्य कथन है, और देखिए आपका जो प्रश्न है 30 का सत्य कथन देखना है। पहला है, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करने के लिए अकबर ने लिखित रूप से शिक्षाप्रद लेख दस्तूर अमल तैयार किया, सही है। अकबर द्वारा वित्त व राजस्व संबंधी विभागों को निपटाने हेतु दीवान ए आला नामक सर्वोच्च संगठन न्यायालय का गठन किया, सही है। नस्क नामक कर निर्धारण की प्रणाली में गांव को सामूहिक रूप से कर का भुगतान करना पड़ता था, ये भी आपका सही है। और मोरलैंड ने सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली का नाम दिया है इसको, तो उपयुक्त सभी सही है। 31 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे आप 31 नंबर में, आईन अकबरी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या के आकलन का पहला प्रयास कर भारत की जनसंख्या 10 करोड़ बताने वाला इतिहासकार है, ये कौन सा है? तो किसने बताया साहब? मोरलैंड ने बताया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न, उपज के आधार पर भूमि को कितने हिस्सों में बांटा गया था? तो उपज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, मोरलैंड ने राजनीति इतिहास किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है? तो राजनीति इतिहास है ये आर्थिक विकास के संदर्भ में लिखा है। 34 नंबर का प्रश्न है, कर निर्धारण हेतु अपनाई गई सबसे पुरानी प्रचलित प्रणाली है, ये कौन सी है? तो कौन सी है? बटाई। नेक्स्ट है, जरीबाना से क्या आशय है? तो जरीबाना से आपका जो आशय है वो देखें आप, जरीबाना से आशय एक प्रकार का भूमि कर। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, सुमेलित युग्म है वो देखना है आपको, तो सभी सुमेलित है, जमा है, ये अनुमानित राशि हासिल है, वास्तविक वसूला गया राजस्व है, और तकाबी है ये ऋण है, एक कृषि ऋण। तो उपयुक्त सभी सही हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषक वर्ग 3 वर्गों में विभाजित था, निम्न में से कौन सा वर्ग इसमें शामिल नहीं है? तो कॉलेजियल इसके अंदर शामिल नहीं है। 38 नंबर का प्रश्न, लगभग 84 या उससे अधिक गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई परगना या देश बनता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो सर्वोच्च अधिकारी कौन था? देशमुख। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता साहब? देशमुख कहलाता था। 38 नंबर में एक सही है। 39 में देखें आप, एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक प्रणाली जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में कर्नाटक में हुई थी, ये है एगार प्रणाली। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, सत्य कथन है वो आपको देखना है, तो सत्य कथन में अपन देखेंगे, तो देखिए 40 नंबर में, जजमानी प्रणाली विशेष ग्रामीण परिवारों में निर्धारित अधिकारों तथा दायित्वों की परस्पर प्रणाली थी, सही है ये। ददनी 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में ऋण प्रदान करने की नई व्यवस्था थी, सही है ये। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित पारसियों का भारत में सर्वप्रमुख केंद्र था, नवसारी सुगंधित द्रव्य तेल इत्र आदि के लिए प्रसिद्ध था, तो उपयुक्त सारे के सारे कथन हैं वो सही है। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में बंदरगाहों में से किस बंदरगाह को बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता था? तो किसे कहा जाता था? 2 नंबर में है सूरत। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मुगल काल में भारत की प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो कौन सा कथन है? उपयुक्त सभी है। इसके अंदर पश्चिमी तट है, इसमें देखिए लाहरी बंदरगाह गुजरात में केंद्रित था, गोवा और कोचीन, पूर्वी तट मछलीपट्टनम और पुलिकट, बंगाल हुगली सतनाम और श्रीपुर चटगांव आदि, यानी सारे के सारे इसमें सही हैं। अब देखो रिकॉर्डो कौन था? तो 43 नंबर का प्रश्न है, एक अर्थशास्त्री। 44 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में कहाँ का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? ढाका। नेक्स्ट है 45 नंबर में देखिए, मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो कौन सा था? सूती कपड़ा उद्योग। अब देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखें आप, मुगल काल में रंगाई का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, तो क्या रहा है? आगरा रहा है। 47 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी भारत का रंगाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो कौन सा था साहब? अहमदाबाद। अब देखिए 48 नंबर का प्रश्न, सरखेजा नामक स्थान के बारे में सत्य कथन है, तो सरखेजा नामक स्थान के बारे में उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य है, यानी यह अहमदाबाद के पास है, गुजरात में सबसे अच्छा नील उत्पादन होता था, यह रंगाई के काम में आता था। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न, पहला मुगल शासक जिसने दक्षिण भारत की भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया था, तो सब कौन है? वो है आपका शाहजहां। अब देखिए 50 का, सर्वप्रथम किस अफगान शासक ने चांदी के सिक्के का मानवीकरण किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया। 51 नंबर का प्रश्न, सिखों में अरबी के साथ नागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? शेरशाह
सूरी। अब देखेंगे 52 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके द्वारा रुपया शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए 53 नंबर का प्रश्न, 17वीं सदी में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था? तो नील उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र था वो था गुजरात का सरखेज और राजस्थान का बयाना। अब देखिए 54 नंबर का प्रश्न, अकबर की मुद्रा प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? तो मुद्रा प्रणाली का मुख्य आधार था रुपया। 55 नंबर का प्रश्न, अकबर द्वारा अपने शासनकाल के प्रारंभ में चलाया गया स्वर्ण सिक्का कौन सा था? मुहर या अशरफी। 56 नंबर का प्रश्न, दाम नामक 223 ग्रेन वजनी तांबे का सिक्का दैनिक भुगतान हेतु किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। 57 नंबर का प्रश्न है, तांबे के सिक्के के मामले में आधार वर्ष बनाया गया है? तो 57 नंबर में है 1595। अब देखिए 58 नंबर में, अंग्रेजों ने अपनी पहली टकसाल कहाँ खोली थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली टकसाल है ये खोली थी बम्बई में। नेक्स्ट देखें 59 नंबर का प्रश्न, अपने नाम के साथ नूरजहाँ का नाम सिक्कों पर अंकित किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। अब देखेंगे 60 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढिलाई किस शासन काल में होती थी या किसके शासन काल में होती थी? तो औरंगजेब के शासन काल में होती थी। 61 नंबर में देखिए, मुगल काल में चलाया गया तांबे का सिक्का है ये है उपयुक्त सभी, यानी दमड़ी, पावला और अधेला, तो उपयुक्त सभी है। अब देखेंगे 62 नंबर का प्रश्न है, बीमा प्रणाली का प्रचलन किस काल में हुआ है? तो किस काल में हुआ है? मुगल काल में हुआ है। 63 में देखिए, मुगल काल की कौन सी व्यवस्था आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट सुविधा के समान थी? तो किसके समान थी? हुंडी। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में टकसाल का अधिकारी है ये क्या कहलाता था? तो टकसाल का अधिकारी दरोगा कहलाता था। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न है, क्या कारण है कि भारत में 1860 से 1864 के मध्य कपास का क्षेत्र दुगना हो गया था? तो ये आपका जो है 3 नंबर का इसमें सही है। 1881 में जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। 65 नंबर का प्रश्न है, जमींदार शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ भू स्वामी है किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। अब देखिए आपका जो है ये देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, 66 नंबर का प्रश्न हो गया। 67 नंबर का प्रश्न है, जमींदार विरोधी होने पर नियमित रूप से भू राजस्व जमा नहीं करवाते थे, ऐसे जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? तो 67 में है जमींदारा ने जोर तलब के नाम से जाना जाता था। 68 में देखिए, खुद काश्त किसान अपने ही गांव में स्थायी रूप से रहते थे तथा अपनी ही भूमि पर खेती करते थे, उन्हें मुगल दस्तावेज में अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो 68 का है मलिक ए जमीन के नाम से जाना जाता था। मलिक के जमीन के नाम से इनको जाना जाता था भाई। नेक्स्ट है 69 नंबर का प्रश्न है, पाही काश्त किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे तथा वहां अस्थायी रूप से निवास करते थे, बताइए राजस्थान में इन्हें क्या कहते थे? तो राजस्थान में इन्हें पाही कहा जाता था। 70 नंबर का प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में भारत के किस भाग में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी? तो 70 नंबर में आ जाएगा दक्षिण के अंदर प्रारंभ की गई थी। अब देखिए 71 नंबर में, उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में पहली बार फिरोज शाह की यमुना नहर की क्या करवाई गई थी? मरम्मत करवाई गई थी। तो जहांगीर के शासनकाल में मरम्मत हुई। 72 नंबर का प्रश्न है, मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है। 73 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने भूमि की माप के लिए अपने शासनकाल के कौन से वर्ष सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो 73 नंबर में है 32वें वर्ष, यानी 1586-87 में।
74 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में आइन ए देसाला अथवा 10 वर्षीय बंदोबस्त शुरू किया था? तो इसमें 74 नंबर में हो जाएगा तीसरा 24वें वर्ष 1580 से 81। 75 नंबर में देखिए, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की दूसरी प्रणाली बटाई अथवा गल्लाबख्शी थी, इसे अन्य नाम से जाना जाता था। तो 75 में है 4 माओली या भाओली के नाम से भी जाना जाता था। 76 नंबर में देखिए, कानकूत बटाई प्रणाली या गल्लाबख्शी का संशोधित रूप का नाम बताइए जिसे प्राय दानाबंदी भी कहा जाता था। तो ये है आपका कानकूत। 77 नंबर में देखिए, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया कर है ये कब समाप्त कर दिया था? तो 77 नंबर में देखेंगे 1564 के अंदर जजिया कर है यह समाप्त कर दिया था। 78 नंबर का प्रश्न, उस मुगल कालीन कर का नाम बताइए जिसे प्राय माले गनीमह भी कहा जाता था। तो 78 नंबर में है खम्स या खुम्स। 79 नंबर का देखिए, उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा चलाई थी। तो है आपका अकबर। 80 नंबर में देखिए, मुगल काल में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में निम्न में से शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है? यह है राजस्थान का जयपुर क्षेत्र। 81 नंबर में देखिए, मुगल कालीन भारत में रेशमी वस्त्रों का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? गुजरात। 82 नंबर में देखिए, मुगल कालीन उस एकमात्र उद्योग का नाम बताइए जिसमें ददनी प्रथा का प्रचलन किया गया था। तो है कपड़ा उद्योग। 83 नंबर का प्रश्न है, आपका सुमेलित करना है। हीरे की खान गोलकुंडा व छोटा नागपुर में थी। बिल्कुल सही बात है। तंजौर ये धातु जड़ाई के लिए विख्यात था। गुजरात व बंगाल चमड़े के लिए विख्यात था, यानी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। 84 नंबर में सुमेलित नहीं है, ये अपने को देखना है। तो सुमेलित जो नहीं है ये देखिए 84 नंबर में सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? बंगाल। जवाहरात उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। व्याख्या, कांस्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो बंगाल है यह है, जवाहरात उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं था। बंगाल कृषि और मलमल रेशम पालन इसके लिए प्रसिद्ध था। 85 नंबर में देखिए, सुमेलित है। तो सुमेलित में अपन देखेंगे उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र कश्मीर, लाहौर, सियालकोट, आगरा, पटना, गया, दिल्ली, राजगीर, अवध आदि में स्थित। चीनी उद्योग दिल्ली, लाहौर, बयाना, कालपी, आगरा, पटना, बंगाल। जहाज उद्योग गोवा, बड़ौच, मछलीपट्टनम, ढाका, चटगांव ये आदि जहाज के उद्योग थे, यानी उपयुक्त सभी कथन हैं ये सही है। 86 नंबर का प्रश्न देखिए, काष्ठ उद्योग के लिए भारत का कौन सा राज्य विख्यात था? तो कौन सा राज्य विख्यात था? कश्मीर विख्यात था। अब देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इत्र, सुगंधित तेल व गुलाब जल के लिए भारत के प्रसिद्ध कौन से राज्य प्रसिद्ध थे? तो देखिए गुलाब जल और इत्र के लिए जो प्रसिद्ध थे उनके अपन बात करें तो जौनपुर और गुजरात। 88 नंबर का प्रश्न है, शाहजहां के काल में भारत में कौन से दो राज्यों का कालीन उद्योग शीर्ष पर था? तो 88 नंबर में है कश्मीर और लाहौर। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखिए मुगल कालीन भारत में उन व्यापारियों को क्या कहते थे जो किसी गांव में अस्थायी रूप से रहते थे? तो अस्थायी रूप से जो रहते थे उन्हें कहते थे बचेती या बछायत। 90 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में चुंगी कर को पानदारी कर कहते थे, बताइए परिवहन कर को किस नाम से जाना जाता था? तो सहदारी कर के रूप में परिवहन कर को जाना जाता था। 91 में देखिए 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। तो क्या थी? 15वीं शताब्दी की मलक्का का एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना। 92 नंबर में देखिए यह कथन किसका है?
विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में जो सोना चांदी का दलदल है और यहीं दफन हो जाता है। तो 92 नंबर का प्रश्न है, एक इसका है बर्नियर का। इंपॉर्टेंट कथन है भाई, इंपॉर्टेंट कथन है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे 93 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में अंतर क्षेत्रीय व्यापार करने वाले लोगों को सेठ कहते थे, इन्हें अन्य किस नामों से जाना जाता था। तो देखेंगे 93 नंबर का प्रश्न है, अन्य किस नामों से जाना जाता था, तो है बोरा और मोदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 94 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में किसान के लिए आमतौर पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें रियाया, मुजरियान और रैयत आदि सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। 95 नंबर में देखिए, मुगल काल में जजमानी व्यवस्था विशेष रूप से कहाँ प्रचलित थी। तो जजमानी जो प्रथा है ये कहाँ प्रचलित थी, बंगाल के अंदर प्रचलित थी। 96 नंबर में देखिए, निम्न में से सत्य कथन है, ये आपको देखना है। 96 नंबर में, पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, सही कथन है। जमा निर्धारित रकम थी, हासिल वास्तविक रकम थी, सही है। इटली के यात्री जोवानी कारेरी ने 1690 में इस बात का उल्लेख किया कि चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत में जाती थी। तो ये भी आपका सही है, यानी उपयुक्त सारे के सारे कथन सही है। 97 नंबर का प्रश्न है, सत्य कथन है वो देखना अपने को, और सत्य कथन इसके अंदर है कुल देश से एक ऐसा रास्ता था जो एक जगह जाकर बंद हो जाता था, सही कथन है। गुल फरौन फूलों का त्योहार था, तो यानी दोनों कथन इसके सही हैं। 98 नंबर में देखिए, अकबर ने फलों के बाग लगाने के लिए कितने रुपए प्रति बीघा दर से कर लगाया था। तो 98 नंबर में हो जाएगा 23/4 रुपये कर लगाया था। 99 में देखिए प्रश्न, अकबर के राज्यकाल में अकाल किस अवधि में पड़ा था। तो आपका 99 नंबर में जो प्रश्न है ये है 1555 से 56 में। अब देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, सन 1573-74 में निम्नलिखित में से दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था। तो कहाँ पर पड़ा था अकाल, गुजरात के अंदर। 101 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण की लड़ाई ने मुगलों को खजाना खाली कर दिया था, मुगलों का खजाना खाली कर दिया था, निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन है सर जदुनाथ सरकार का। 102 का प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, और इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे इसके अंदर सही हैं। तो कथन देख लेते हैं अपन। तंबाकू का पौधा पहले दक्कन पहुंचा और 17वीं शताब्दी में शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया, यानी सही कथन है। नेक्स्ट देखिए दूसरे नंबर का, 17वीं शताब्दी के स्रोत दो किस्मों की किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पाई काश्त, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखी, सही बात है। अब देखिए मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत साधन भू राजस्व था, मतलब ये भी सही है। तो चारों के चार ऑप्शन सही है। 103 देखिए, भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियां बटाई, खेत बटाई और लंक बटाई या लोंग बटाई का संबंध है। ये 103 में क्या है, गल्ला बख्शी पद्धति से है। 104 का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन सही है। तो सही कथन है ये अपने को देखना है 104 नंबर में। 104 नंबर में अपन देखेंगे तो 2 नंबर का कथन है ये सही। प्रथम विश्व युद्ध तक अनौद्योगिक विकास में तेजी बनी रही। 105 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे आपका, किस अवधि के बीच भारत में सूती कपड़ों का उत्पादन दुगना हो गया था। चलो जी, 1900 से 1912 के बीच। असत्य कथन है वो देखना है, तो असत्य कथन है आपका, गज एक छोटे स्थायी किसान को कहते थे, गलत बात है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है अब 106 के बाद में
107। औपनिवेशिक सरकार की भारतीय उद्योगों में निवेश के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है, तो आपका है 107 के अंदर। 107 में आपका प्रश्न हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सारे के सारे सही हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, खेती किसकी खेती की जाती थी? तो चाय, कॉफ़ी, जूट, नील आदि सभी की खेती की जाती थी। 108 का प्रश्न, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी कलाकार के एल्बम के पन्ने हैं, ये कथन किसका है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मीर तकी मीर। 109 का प्रश्न, चांदी का शाहरुख सिक्का किसने चलाया था? तो चांदी का शाहरुख सिक्का है ये बाबर ने चलाया था 109 में। 110 का प्रश्न है, अकबर ने 178 ग्राम के चांदी के सिक्के रुपए के नाम से दिया गया, ये क्या था साहब? तो देखिए, ये चलमी पेट। 110 में क्या नाम दिया गया इसको? चलमी पेट नाम दिया गया। 111 में देखिए, चांदी के रुपए का चौथा भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चारण कहलाता है। अब देखिए, 113 नंबर का प्रश्न है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग के अध्यक्ष हैं, तो हैं WS सीटरकार। 114 नंबर का प्रश्न, 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में वृद्धि का कारण क्या था? तो वृद्धि का कारण था ब्रिटेन के औद्योगिकरण का प्रभाव। तो ये कुछ प्रमुख आपके प्रश्न थे मुगलों की अर्थव्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।